हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश करने जा रहे हैं, जो इंग्लिश पेडागोजी का एक टॉपिक है और इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम कवर करेंगे। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, फॉरेन लैंग्वेज सीखना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि बच्चा मदर टंग ईजिली सीख जाता है, वो उस इन्वायरमेंट में रहता है और सिचुएशंस में अपने आप मदर टंग को उसके लिए ईजी रहता है मदर टंग सीखना। ठीक है, लेकिन इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज सीखना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको ईज़ी करने के लिए टीचर कौन से प्रिंसिपल्स का यूज़ करेगी ताकि वो ईज़िली एंड अच्छे तरीके से इंग्लिश बच्चे को सिखा पाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेटेड अगर स्टूडेंट रहेगा तो वो इजीली कुछ भी सीख पाएगा। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट में। अगर स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं है कुछ सीखने के लिए तो उसको सिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मोटिवेशन को सोल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। सोल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की आत्मा कहते हैं। ठीक है, इट इज़ साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, स्टूडेंट अंदर से मोटिवेटेड होता है। ठीक है, एंड सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग भी कहते हैं मोटिवेशन को। और जो मोटिवेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है जब स्टूडेंट आउटसाइड से मोटिवेटेड होता है। ठीक है, एक्सटर्नली मोटिवेटेड होता है, उसको जैसे इंग्लिश टीचर मोटिवेट कर सकता है, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन इंग्लिश टीचर से डेवलप किया जा सकता है एंड क्रिएटेड होता है। ठीक है, एंड इंटरनल मोटिवेशन होता है जब स्टूडेंट के खुद के अंदर से जब वो मोटिवेटेड रहता है, उसके खुद के डिज़ायर्स, उसकी खुद के एम्बिशंस उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे अच्छा होना है इंग्लिश में। जब वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है और एक्सटर्नली जब उसे बाहर से मोटिवेशन मिलता है, जब टीचर उसे मोटिवेट करता है। ठीक है, जब इंग्लिश टीचर उसे मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट, अच्छा, कुछ टेक्निक्स है मोटिवेशन की। ठीक है, एक है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। एक्सपेक्टेंसी टेक्निक में क्या होता है, कीपिंग क्लियर कट गोल बिफोर। स्टूडेंट के पीछे गोल रख देते हैं कि आपको ये अचीव करना है, स्टूडेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, उसे एक्सपेक्टेंसी टेक्निक कहते हैं। ठीक है, अराउजिंग टेक्निक होती है, जैसे स्टूडेंट में इंटरेस्ट अराउज करना, उनमें इंटरेस्ट जगाना। ठीक है, स्लीपीनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब से उनको दूर करना और उनमें इंटरेस्ट जगाना। चार्ट्स यूज़ करके, मॉडल्स यूज़ करके, मैप यूज़ कर सकते हो, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हो, पिक्चर्स एंड डायग्राम्स यूज़ करके उनमें, ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति इंटरेस्ट आए और इजीली वो उनको सीखे। जब तक आपको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक लर्निंग अच्छी नहीं होती है। ज़बरदस्ती हम पढ़ रहे हैं, हमारा ना ही हम मोटिवेटेड है ना ही इंटरेस्ट है, तो वो अच्छी लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, इंसेंटिव टेक्निक, टीचर इंसेंटिव भी दे सकता है स्टूडेंट को, जैसे रिवॉर्ड, अवार्ड, प्राइजेस, पनिशमेंट, प्रेज, ग्रेड, कॉम्पिटिशन्स रख सकता है। इसके थ्रू भी टीचर लर्निंग करवा सकता है स्टूडेंट में, उनको मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, कोई भी टेस्ट रख सकता है और बोल सकता है इसमें जो फर्स्ट आएगा उसको अवार्ड मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको अवार्ड मिलेगा। तो स्टूडेंट अच्छा करने की कोशिश करेगा, वो मोटिवेट होगा अवार्ड पाने के लिए। ठीक है, या टीचर प्रेज भी कर सकती है, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, ये सब वर्ड्स का यूज़ करके तारीफ भी कर सकती है, उससे भी एक मोटिवेशन आता है। वेरी टेक्निक का मतलब होता है सिंगल टेक्निक में बिकम बोरिंग फॉर स्टूडेंट। सिंगल टेक्निक कभी कभी बोर्डम क्रिएट कर देती है, सो आप वेरी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चेंज ऑफ मेथड्स को चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट मैटर, टेक्निक्स, इनको भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, द दूसरा प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, ये सेकंड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इसमें क्या है, इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज उसको ऐसा पढ़ाना चाहिए कि स्टूडेंट उसमें मतलब उसको अपनी लाइफ का पार्ट समझे। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल हो जाए उसकी लाइफ का, वो जब भी बोले इंग्लिश में बात करे। ठीक है, English as a second language should be taught in such a way that little or no effort be made on the part of learner to speak it. कि वो एफर्ट नहीं करे कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलना है, वो सोचे नहीं, वो जब भी बोले इंग्लिश में ही कन्वर्स करे, ऐसी उसकी हैबिट हो जाए। वो अपने क्लासमेट से बात करता हो या जब भी स्कूल मेट से बात करता हो, टीचर से, घर में पेरेंट्स से, तो वो इंग्लिश में उसकी हैबिट हो जाए इंग्लिश में बोलने की, तभी इंग्लिश अच्छे से सीखी जा सकती है। ऐसा नहीं हो वो स्कूल में इंग्लिश में बात कर रहा है, घर जाते ही वो
अपनी मदर टंग या जो भी है, क्योंकि अगर सीखनी है तो उसमें आपको बात करनी पड़ेगी, उसी से फ्लुएंसी आती है, उसी से प्रोनाउंसिएशन अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दिस बिकम पॉसिबल व्हेन स्पीच इज इन दैट लैंग्वेज बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वंस हैबिट। जब उसकी हैबिट हो जाएगी इंग्लिश में बात करने की तो वो फिर वैसा ही बन जाएगा, फिर वो जब भी बात करेगा उसके इंग्लिश में ही करेगा, ठीक है। हैबिट फॉर्मेशन कैन गो बोथ इन क्लास एंड आउटसाइड क्लास, दोनों ही जगह हो सकता है। 4 टाइप्स ऑफ हैबिट्स कैन बी फॉर्म्ड। हैबिट ऑफ लिसनिंग, वो इंग्लिश सीखे सुने, अपने टीचर से सुन सकता है। हैबिट ऑफ स्पीकिंग, फिर वो बोले। हैबिट ऑफ रीडिंग, रीड करे इंग्लिश बुक्स, नॉवेल्स, बहुत सारी स्टोरी बुक्स होती है। हैबिट ऑफ राइटिंग, और इंग्लिश राइट करेगा, तो इनके हेल्प से वो उसकी एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? उसको ऐसा बच्चे को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि वो लैंग्वेज को, उसको बहुत सारे मौके देने चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सुने वो और फिर उसको यूज़ करे, ठीक है। अब जैसे टीचर इंग्लिश में अपनी क्लास में बात करती है, पूरा टाइम इंग्लिश क्लास में इंग्लिश में बात करना चाहिए, ठीक है। इससे बच्चे को इंग्लिश में सुनने का मौका मिलेगा और उसके प्रोनाउंसिएशन भी वो क्लियर अच्छे कर लेगा। और जैसे टीचर ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, ये सब क्लास में करवा सकती है, जिससे बच्चे को इंग्लिश में बोलने का मौका मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो वैसा होना चाहिए कि बच्चे की इंग्लिश बोलने का भी मौका मिल रहा हो, उसे सुनने का भी मौका मिल रहा हो, ठीक है। टीचर्स कॉम्पिटिशन्स कर सकती है, स्टोरी कॉम्पिटिशन्स कर सकती है, ग्रुप डिस्कशन कर सकती है कोई एक टॉपिक दे के, और डिबेट्स वगैरह क्लास में ऑर्गेनाइज कर सकती है, ठीक है, जिससे बच्चे को इंग्लिश का ओवरऑल उसको चांस मिलेगा। The learner must himself have the opportunity of performing, trying out his own skills, of making mistakes and being corrected. उसमें जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगी, उसमें जो मिस्टेक्स होगी टीचर उससे करेक्ट करेगी कि ये गलत बोला। तो इससे फिर स्टूडेंट को खुद को पता चल जाएगा, जब हम रियल लाइफ में रह के कोई चीज़ करते हैं तो वो फिर वो नॉलेज, हमारे स्टेबल नॉलेज हमेशा हमारे साथ रहता है, फिर हम उसको भूलते नहीं हैं, ठीक है। जब आप खुद वो चीज़ फेस कर रहे हो रियल लाइफ में, वही आप बुक से पढ़ोगे तो हो सकता है आप उसको बाद में भूल जाओ, लेकिन जब खुद ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होता है तो जो मिस्टेक्स भी होती है ना, उसको आगे बहुत कम चांस होते हैं कि स्टूडेंट रिपीट करते हैं, ठीक है। रियल सिचुएशन हेल्प लर्नर्स टू लर्न इंग्लिश इन द एनवायरनमेंट दैट ही एक्चुअली एक्सपीरियंसेस, ओके। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो इंग्लिश में बात करने का उसे बहुत सारा मौका मिले, इंग्लिश सुनने का मौका मिले टीचर से या अदर स्टूडेंट से, ओके। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ रियल लाइफ। In teaching of English as a second language, the teacher can easily do so because language is used in everyday life, whether it is in classroom or home or play field or market, ठीक है। तो डेली लाइफ में जो लिंक करना चाहिए, जो लैंग्वेज है वो बच्चे की डेली लाइफ से जोड़ना चाहिए उसको। अब जैसे बच्चा स्कूल में कुछ वर्ड्स नए जो सीखता है, तो उसको बाहर आके अपने क्लासमेट्स, अपने होम में, प्ले फील्ड में या मार्केट में वो सारे जो वोकैबुलरी लर्न की है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो उसने सीखा है क्लास में वो उसकी डेली लाइफ से वो चीज़ें कनेक्ट हो रही है। स्टूडेंट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद देयर टीचर्स, हेडमास्टर, क्लासमेट्स एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ विद देम, ठीक है। वो जो चीज़ क्लास में वो सीखते हैं वो उसको रिलेट करते हैं, अपने लाइफ से जोड़ते हैं। वॉट दे लर्न इन क्लास सिचुएशन न्यू वर्ड्स एंड दे यूज़ इट आउटसाइड वर्ल्ड, ओके। तो आउटसाइड वर्ल्ड से जो उन्होंने सीखा है उसको कनेक्ट करना भी टीचर का काम है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। तो लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है वो प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी कहीं से भी आप स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहले इट इज़ कंसर्न विथ ईयर, इसका मतलब है सबसे पहले बच्चे को इंग्लिश सुनने के चांस मिलने चाहिए, देन विथ टंग, फिर बोलने के, देन नेक्स्ट विथ आई, फिर रीड करने के, एंड हैंड, फिर लिखने के, ठीक है। तो प्रॉपर ऑर्डर ये आपको पता है, LSRW, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि खाली आप सुनते जा रहे हो, आपको उसका मतलब भी समझना है, ठीक है। क्योंकि जब तक मतलब नहीं समझोगे तब तक आप उसको बोल नहीं पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे। स्पीकिंग, फिर बोलता है, फिर रीड करना सीख जाता है, एंड देन
राइटिंग भी होती है। तो ये एक प्रॉपर पैटर्न में होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। दिस ऑर्डर शुड बी फॉलोड। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन में जो टीचर होता है उसको इक्वल अटेंशन या इक्वल जो प्रोपोर्शनेट अटेंशन चारों एस्पेक्ट पे करनी चाहिए, वेदर रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। ऐसा नहीं है आप रीडिंग करा रहे हो तो खाली रीडिंग ही करा रहे हो, बाकी एस्पेक्ट को भी उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। LSRW चारों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना, चारों ही कराते रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा या तो लिसनिंग ही हो रही है क्लास में, खाली बच्चा सुन रहा है, उसको बोलने के पढ़ने के कुछ मौका नहीं मिल रहा है, या फिर खाली रीडिंग ही हो रही है, बाकी एस्पेक्ट्स काम नहीं कर रहे। बच्चे को सुननी भी है, बच्चे को बोलने भी है इंग्लिश, पढ़नी भी है एंड लिखनी भी है। ये चारों स्किल्स एक साथ चलनी चाहिए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये अनड्यू एम्फेसिस ऑन वन एस्पेक्ट एंड इग्नोर अदर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल और प्रोपोर्शनल अटेंशन शुड बी पेड टू ऑल एस्पेक्ट्स वेदर रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। आपको पता ही है रिसेप्टिव का मतलब है नॉलेज को रिसीव करके उसको अंडरस्टैंड करना, नॉलेज को लेना और उसको समझना। जैसे लिसनिंग एंड रीडिंग में हम नॉलेज ग्रहण करते हैं और उसको समझते हैं। प्रोडक्टिव में हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, वर्ड्स, फ्रेजेज, जैसे हम बोल के प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने रख सकते हैं, या लिख के हम रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। एक सेकेंड, ओरल अप्रोच का क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ओरल स्किल्स। इसमें क्या है, बच्चे को बोलने का भी मौका दिया जाना चाहिए। जो जितना ज़्यादा वो बोलेगा तो उतनी ज़्यादा उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी इंग्लिश पे कमांड होगी, ठीक है। लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इज़ ऑलवेज द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग टू रीड एंड टू राइट इट, ठीक है। कि अगर वो बोलना सीख लेगा तो रीडिंग एंड राइटिंग भी हो जाएगी। एडवांटेजेस क्या है ओरल अप्रोच के, लिसनिंग एंड स्पीकिंग हैबिट्स, वो अच्छे से सुनना सीख जाएगा, अच्छे से बोलना सीख जाएगा। मेक्स रीडिंग एंड राइटिंग ईजियर, रीडिंग अच्छे से करना सीख जाएगा और लिखना भी सीख जाएगा। हेल्पफुल इन इंटरनलाइजेशन ऑफ ग्रामर, वो बोल के जो ग्रामर है वो इंटरनलाइज कर लेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ग्रामर के रूल्स उसको अब्जॉर्ब कर लेगा अपने आप में, वो सीख जाएगा उसको, फिर उसको पढ़ने की या लर्न करने की ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत सारा टाइम लग रहा है, टाइम लिमिट में होना चाहिए। ओरल प्रैक्टिस में बहुत टाइम सेव होता है, अगर आप रिटन टेस्ट ले रहे हो तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन ओरल में उतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इट मेक्स इमीडिएट करेक्शन पॉसिबल, ओरली जब बोलते हैं तो तुरंत टीचर करेक्शन भी कर देती है, लेकिन लिखने में तो टाइम लगता है। अगर आप रिटन टेस्ट दे रहे हो तो टीचर बाद में चेक करके देती है, ओरल में आपको तुरंत टीचर करेक्ट कर देती है। प्रमोट फ्लुएंसी, वीक स्टूडेंट कैन ऑल्सो लर्न बाई इमिटेशन, हैबिट ऑफ करेक्शन, प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा। अच्छा, फ्लुएंसी प्रमोट होगी, इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी होगी, जल्दी से बोलना सीख पाएगा, ठीक है। एंड वीक स्टूडेंट ऑल्सो लर्न बाई इमिटेशन, जो वीक स्टूडेंट है क्लास में वो जब बोलते हुए देखेंगे तो वो भी इमिटेशन से सीख पाएंगे। अगर सपोज़ एक वर्ड बच्चा ओरली बोल रहा है, इंग्लिश कुछ बोल रहा है क्लास में, तो कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसको किसी एक दो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता तो वो उससे वो कैच कर लेगा, ठीक है। हैबिट ऑफ करेक्शन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होंगे। ओके, और इसमें सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। यूनिट ऑफ स्पीच क्या रहता है ओरल अप्रोच में, यूनिट ऑफ स्पीच रहता है सेंटेंस, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये यहाँ पे आएगा नहीं। ओके, सेंटेंस होगा स्पीच ऑफ यूनिट, ठीक है, जो साउंड है इन द सेंस दैट प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। स्टूडेंट को जो ऑलरेडी पता है वहाँ से शुरू करेंगे, जो उसको नहीं पता है एब्स्ट्रैक्ट में बाद में जाते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या कहता है, चूजिंग द एसेंशियल मिनिमम वोकेबुलरी फॉर इंक्लूजन इन अ पर्टिकुलर कोर्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन।
अब जो इंग्लिश पढ़ाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज एक ही क्लास में प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, या एक कोर्स में सब कुछ सिखा देना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है, कि आप क्या क्या पढ़ा रहे हो, क्या क्या वर्ड्स आप सिलेक्ट कर रहे हो जो बच्चों को यूज़ आए, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टीचर सिलेक्ट करता है कि जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो या सेंटेंसेस है जो बच्चों को डेली लाइफ में यूज़ आते हैं वो ही ज़्यादा से ज़्यादा वो सब कराया जाए, क्योंकि एक क्लास में बहुत कुछ कराना पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज तो उसमें तो बहुत कुछ आ जाते हैं, बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो टीचर सिलेक्ट कर लेती है कि मुझे ये पढ़ाना है अच्छे से। ओके, तो कैसे सिलेक्ट करती है, किस बेसिस पे सिलेक्ट करती है, वो पढ़ेंगे। सेकेंडरी स्कूल स्टेज स्टूडेंट शुड बी acquainted with 3000 वर्ड्स एंड 275 सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट है उसको 3000 वर्ड्स बताए जाते हैं और 275 सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज़ डन कीपिंग द, ये वीडियो नहीं होगा, व्यू होगा, कीपिंग द व्यू फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के सिलेक्ट किया जाता है। अब देखो इसमें पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ये कहता है कि जो वर्ड बहुत बार जो यूज़ आता है, फ्रीक्वेंटली यूज़ आता है, उसको रखना, ठीक है। टीचर वो वर्ड सिलेक्ट करती है या वो स्ट्रक्चर सिलेक्ट करती है जो बहुत बार स्टूडेंट यूज़ करते हैं। ओके, जैसे नॉर्मल, कैट, पेन, मेट, ओके, बेड, ये सब वर्ड्स, बुक, टेबल, ये सब स्टूडेंट जो डेली में बहुत बार यूज़ आते हैं वो सब वर्ड्स सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी। इसमें क्या होता है, द वर्ड दैट अकर्स अगेन एंड अगेन इन अ सिचुएशन इज सेड टू बी हाईली अवेलेबल, ठीक है। जो सिचुएशंस में बार बार वर्ड का यूज़ आता है उसको बोलते हैं हाईली अवेलेबल वर्ड्स, ठीक है। जैसे जो 11+ का स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे 11+, जो 11 साल से ऊपर का स्टूडेंट है, उसको क्या क्या नेम्स आने चाहिए, हाउस होल्ड फर्नीचर का सारा नाम आना चाहिए, ठीक है। फूड डिशेस के नाम आने चाहिए कि पास्ता, मैगी, ये सब जितने भी डिशेस हैं। वेजिटेबल्स के नाम आना चाहिए उसको, ठीक है। क्लासरूम इक्विपमेंट्स के नाम आना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड क्या होता है, बेंच क्या होता है, जितने भी क्लासरूम इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। फ्रूट्स के नाम आने चाहिए, ड्रेसेस के नाम आने चाहिए। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट ध्यान में रह के जो अवेलेबल है, जो बहुत सिचुएशन में आते हैं और फ्रीक्वेंट जो वर्ड्स यूज़ में आते हैं उसको ले सकती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेंज क्या कहती है, इफ़ अ वर्ड इज़ यूज इन नंबर ऑफ सिचुएशंस इट विल बी कंसिडर टू पोजेस ए हायर रेंज। एक वर्ड जो बहुत सारी सिचुएशन में यूज़ हो सकता है, ठीक है, उसको टीचर चूज़ करेगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कवरेज। प्रिंसिपल ऑफ कवरेज ये कहता है कि एक वर्ड है जो लार्जर एरिया में यूज़ हो सकता है, जो लार्जर एरिया कवर करता है, ठीक है। ये रेंज एंड कवरेज ऑलमोस्ट सेम है। अब जैसे मैं आप एग्जांपल देती हूँ, लेट मी रेज दिस। अब जैसे हेड वर्ड है, ठीक है, HEAD, हेड, इसको आप यूज़ कर सकते हो हेड ऑफ़ अ पर्सन के जैसे। हेड ऑफ़ अ स्कूल भी बोल सकते हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट भी बोल सकते हैं, हेड ऑफिस भी बोल सकते हैं, हेड क्वार्टर भी बोल सकते हैं, हेड ऑफ़ अ कॉइन भी बोल सकते हैं, हेड ऑफ़ अ स्टिक, हेड ऑफ़ अ शटरकॉक। तो ये हेड वर्ड है ना, ये बहुत सारी सिचुएशंस में यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये हेड जो वर्ड है ये बहुत सारे एरियाज़ को कवर करता है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ कवरेज टीचर ऐसे वर्ड लेगी जो एक वर्ड बहुत सारे एरिया को कवर करेगा, ठीक है, जिसका लार्ज कवरेज होगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेली यूज़फुलनेस। कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं जो डेली में यूज़ आते हैं बच्चों को, जो जैसे सोना, उठना, बहुत सारे, ड्रिंकिंग, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डेली में बच्चा यूज़ करता है। प्ले करना, प्लेइंग, वो सब वर्ड्स भी टीचर को इंक्लूड करने चाहिए, ठीक है। तो ये पांचों प्रिंसिपल का ध्यान रहना चाहिए, जो फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं, जो अवेलेबल होते हैं वर्ड्स अलग सिचुएशंस में, रेंज, कवरेज एंड डेली यूज़फुलनेस, ये डालना चाहिए टीचर को वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन क्या कहता है, द ऑर्डर इन विच लैंग्वेज मटीरियल इज प्रेजेंटेड टू लर्नर्स इज कॉल्ड ग्रेडिंग, ठीक है। लैंग्वेज मटीरियल हम कैसे बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हैं,
ठीक है। अब जैसे इसका मतलब होता है व्हाट शुड कम बिफोर व्हाट एंड व्हाट शुड फॉलो व्हाट, किसके पहले क्या आना चाहिए, किसके बाद में क्या आना चाहिए, ये जो सीक्वेंस है इसको ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो टीचर ये भी इस चीज़ का भी ध्यान रखता है। अब हम जो कैसे होनी चाहिए ग्रेडिंग, किस बेस पे होनी चाहिए वो पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, पहले टीचर को जो आइटम्स है, जो सिंपल आइटम्स पहले रखेगी टीचर। ठीक है, फिर डिफ़िकल्ट में आएगी। जो सिंपल वर्ड्स है वो पहले बच्चों को सिखाएंगे, फिर जो धीरे धीरे जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे बच्चों का एज लेवल बढ़ता है वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फेमिलियरिटी, इसमें क्या होते हैं, फेमिलियर ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेडेड फर्स्ट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द अनफेमिलियर वंस। मतलब जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, ये नोन टू अननोन पे बेस्ड है, पहले वो करानी चाहिए, फिर धीरे धीरे जो वो नई फेमिलियर है, जिससे जो नहीं जानते हैं वो उसमें कराना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जिस चीज़ को वो ऑलरेडी जानते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा उनमें। या पहले ही हम ऐसा चीज़ उनको पढ़ा रहे हैं जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है तो वो थोड़ा अनइंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों को। प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी, इसमें क्या होगा, जो कॉन्क्रीट थिंग्स है वो बहुत इजीली टीचेबल होता है देन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। ठीक है, जो बच्चों को ऑलरेडी पता है, जिन्हें वो देख सकते हैं, पहले वो पढ़ाएंगे, बाद में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में जाएंगे। जैसे जैसे लेवल हाई होता जाएगा बच्चों का, जैसे जैसे वो क्लास बड़ी होती जाएगी फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे लर्नर बड़ा होगा वैसे वैसे वो मैटर भी डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में 4 टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग है। एक है फनेटिक ग्रुपिंग, जिसमें फनेटिक्स जो साउंड्स के बेसिस पे वर्ड होते हैं जिनका सेम साउंड्स होता है उनको एक साथ पढ़ाना रहता है। ठीक है, एक लेक्सिकल ग्रुपिंग होता है जिसमें मटेरियल्स आर ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स के जो मीनिंग्स है उसके अकॉर्डिंगली रखती हैं टीचर। लेक्सिकल ग्रुपिंग मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक तो लेक्सिकल, पहला है फोनेटिक। ठीक है, TIC, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, तो लेक्सिकल में क्या होती है, अब जैसे लर्नर को अंडरस्टैंड करना है अदर रिलेटेड मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे माउथ वर्ड है, ठीक है, माउथ वर्ड है तो माउथ का मतलब है माउथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो इसके दूसरी तरीके से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको माउथ ऑफ अ बॉटल के तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, माउथ ऑफ अ रिवर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो जिसका मीनिंग सेम होता है वो वर्ड सिखाए जाते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग, एक सेकेंड मैं आपको लिख देती हूँ। थर्ड है स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग। स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग, इसमें ग्रेडिंग कैन ऑल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू ग्रेडिंग होती है। इसमें क्या होती है, वन स्ट्रक्चर इज गिवन एंड द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक सिमिलर स्ट्रक्चर बाय चेंजिंग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर टीचर दे देती है और स्टूडेंट क्या करता है, उसके सब्जेक्ट या प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट को चेंज करके स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। ठीक है, अब जैसे टीचर ने दिया आई एम सिटिंग, अब इसका सब्जेक्ट क्या है आपको पता ही है, आई सब्जेक्ट है एंड सिटिंग ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, आई की जगह ही लिख देगा, ही इज सिटिंग, या मोहन इज सिटिंग, माई ब्रदर इज सिटिंग, शी इज सिटिंग। ठीक है, तो इसको ग्रामेटिकल ग्रुपिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रामर के रूल्स भी लगते हैं। ओके, ग्रामर के आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कहाँ आता है, प्रेडिकेट कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है। ठीक है, तो इसको ग्रामेटिकल ग्रुपिंग भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग को। लेट मी इरेज दिस। ओके, कहाँ थे अपने, हाँ, तो ये हो गया द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन वी हैव डन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। ओके, अब सारे प्रिंसिपल टीचर ने ध्यान में रखा। ठीक है, अब क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग होगा।
जो टीचर ने पढ़ाया है अब उसको टेस्ट करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है। ओके, इट इज़ डन बाय टीचर टू नो हाउ फार द टीचिंग इज़ इफ़ेक्टिव। जितना कुछ टीचर ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, जो प्लानिंग की है, बच्चों को उसका कितना फ़ायदा हुआ उसकी टीचिंग का। तो अब उन टेस्ट लेंगे और टेस्ट से पता चलेगा कि बच्चों ने कितना सीखा है। ठीक है, टू वॉट एक्सटेंड लर्निंग इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, द स्कूल नीड्स टू नो हाउ फार द क्लासेस आर प्रोग्रेसिंग। स्कूल को पता होना चाहिए कि जो क्लासेस हो रही है उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है, बच्चा कितना सीख रहा है, कितनी इंग्लिश बच्चे ने सीखी है। देर आर 5 टेस्टिंग क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग अ टेस्ट। 5 क्राइटेरिया है। ठीक है, एक प्रैक्टिकलिटी, रिलायबल, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी, वॉश बैक। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है वन बाई वन हम पढ़ेंगे। प्रैक्टिकलिटी ऑफ अ टेस्ट क्या होता है? एक टेस्ट को हम प्रैक्टिकल बोलते हैं जब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, जब वो टाइम पीरियड के अंदर ही होता है। ठीक है, जितना टाइम पीरियड मिलता है उसमें बच्चा उसको कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी हो गया, बच्चा 1 घंटे का टाइम मिल रहा है तो 1 घंटे में कर ही नहीं पाया उसको। एडमिनिस्टर करने में ईजी होता है, स्कोरिंग प्रोसीजर होता है, उसका स्कोर्स मिलते हैं। कॉस्ट भी लिमिटेड होना चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं होना चाहिए। मटेरियल्स, इक्विपमेंट रेडी होने चाहिए टेस्ट के लिए। स्मूथली एडमिनिस्टर होना चाहिए, जो डिटेल्स है सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, प्रैक्टिकलिटी ऑफ अ टेस्ट। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये सब अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में अलग से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली हर एग्ज़ाम में। वैलिडिटी पे, रिलायबिलिटी पे, प्रैक्टिकलिटी पे, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। स्कोर शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब कि अगर सपोज़ टीचर ने आज एक स्टूडेंट का टेस्ट लिया, ठीक है, उनके जो स्कोर्स आए हैं, अगर बाद में वो सेम स्टूडेंट का बाद में कभी टेस्ट लेंगे तभी भी स्कोर्स उतने ही आने चाहिए, तब वो रिलायबल बोला जाता है। ऐसे नहीं है अभी स्कोर सपोज़ 10 मार्क्स का एक टेस्ट लिया है तो 10 मार्क्स में उसके 5 बने हैं और आप उसका कल टेस्ट ले रहे हो तो उसके 9 आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, वैलिडिटी, अ टेस्ट इज़ वैलिड इफ़ इट मेजर्स what it intends to measure। ठीक है, वैलिड क्या कब बोल सकते हैं हम कि टेस्ट वैलिड है? मतलब जिस चीज़ के लिए बना है वो वही चीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। अगर ओरल टेस्ट के हिसाब से आपने कुछ टेस्ट बनाया है तो वो ओरल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप उसका रिटन टेस्ट ले लिए। अगर इंग्लिश के लिए बनाए हो तो इंग्लिश का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं बाकी सब्जेक्ट्स का के लिए आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच द असेसमेंट रिक्वायर स्टूडेंट टू परफॉर्म टास्क दैट वर इंक्लूडेड इन द प्रीवियस क्लासरूम लेसन्स। ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए बना है वही चीज़ मेजर करे, उसी चीज़ के लिए वो टेस्ट होना चाहिए, दूसरी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। रिटन टेस्ट है आपने तो आप उसका रिटन टेस्ट ही लोगे, ऐसा नहीं है रिटन टेस्ट है लेकिन आप उसका फिर ओरल टेस्ट ले रहे हो स्टूडेंट का। नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी ऑफ अ टेस्ट क्या होती है? ऑथेंटिसिटी में लैंग्वेज नेचुरल होती है, आइटम्स आर कंटेक्चुअलाइज, टॉपिक सिचुएशंस आर इंटरेस्टिंग, टॉपिक्स इंटरेस्टिंग होने चाहिए, इंजॉयबल एंड ह्यूमरस होने चाहिए, स्टोरी लाइन होनी चाहिए एक। ठीक है, टास्क रियल वर्ल्ड जो टास्क होने चाहिए, जैसे जो पैसेज होता है इंग्लिश में रीडिंग पैसेज, वो रियल वर्ल्ड सोर्स से लिया, रियल वर्ल्ड में कुछ जो घटनाएं होती है उससे लेना चाहिए। ठीक है, जो इंग्लिश में पैसेज देते हैं टेस्ट में। नेक्स्ट, वॉशबैक क्या होता है? वॉशबैक का मतलब क्या होता है कि जो टेस्ट हुआ उसका बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। टेस्ट तो ले लिया लेकिन उस पर बच्चे का असेसमेंट का बच्चे पे इफ़ेक्ट क्या पड़ा। ठीक है, तो या तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है बच्चे पे या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ सकता है? अब जैसे बच्चा मोटिवेट हो सकता है और अच्छा करने को, अगर उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो मोटिवेटेड हो सकता है कि हाँ मैं अब नेक्स्ट टाइम और अच्छे से दूंगा टेस्ट और अच्छा मार्क्स लेके आऊँगा। नेगेटिव हो सकता है कि अगर कम मार्क्स आ गए, बच्चा अच्छे से नहीं कर पाया या नर्वस हो गया टेस्ट में, तो उसमें एंग्जाइटी आ सकती है। ओके,
थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।